नमस्कार। तो 2026-27 का नया बजट आ चुका है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई इससे हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। चलिए आज इसी का पूरा हिसाब किताब समझते हैं। तो ये जो नया बजट आया है, इसे स्थिरता का बजट कहें या फिर ऐसे बदलावों की कहानी जो चुपचाप हमारी जेब पर असर डाल रही है। मतलब इसका असली इम्पैक्ट क्या है, आइए इसी को डिकोड करते हैं। देखिए, इस बजट को ना एक तराजू की तरह समझना होगा। एक पलड़े में है वो चीजें जो हमें मिली हैं, मतलब कुछ राहत, हाथ में थोड़ी ज्यादा नकदी, और दूसरे पलड़े में है वो चीजें जो गई हैं, यानी नई लागतें, कुछ छिपे हुए टैक्स। तो चलिए एक एक करके दोनों पल्लों को तौलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव की जो इस साल से हर एक टैक्स पेयर पर असर डालने वाला है, और ये है पेश है इनकम टैक्स एक्ट 2025। अच्छा, तो सबसे पहली और बड़ी सिंप्लिफिकेशन जो की गई है वो है टैक्स की भाषा में। अब तक हम लोग प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के चक्कर में उलझे रहते थे, है ना? वो सब अब खत्म। अब इन दोनों की जगह सिर्फ एक ही टर्म होगा, टैक्स वर्ष। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, बात खत्म, हिसाब किताब एकदम सीधा। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये भारत के लगभग 60 साल पुराने टैक्स कानून को पूरी तरह से मॉडर्न बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। आप देखिए, 1961 का जो एक्ट था वो 1 अप्रैल 1962 से चला आ रहा था। अब 1 अप्रैल 2026 से नया एक्ट लागू होगा। पुराने सिस्टम में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का झंझट था, नए में एक यूनिफाइड टैक्स वर्ष है। और सबसे बड़ी बात, पुराने कानून में 819 सेक्शंस थे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। नए में इसे घटाकर करीब 536 कर दिया गया है। मतलब साफ तौर पर इसे सरल बनाने पर फोकस है। तो ठीक है, कानून नया हो गया, सरल हो गया, लेकिन सवाल ये है कि इससे आम इंसान को, सैलरीड क्लास को क्या मिला? चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की जो सीधे हमारी जेब से जुड़े हैं। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजने का सोच रहे हैं। सरकार ने विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर जो टीसीएस लगता है, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसे काफी हद तक रैशनलाइज कर दिया है। देखिए, पहले क्या होता था, ओवरसीज टूर पैकेज पर 10 लाख से ऊपर की रकम पर सीधा 20% टीसीएस कट जाता था। सोचिए, अब उसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है और कोई लिमिट भी नहीं है। इसी तरह एजुकेशन और मेडिकल खर्चों के लिए भी जो 10 लाख से ऊपर 5% लगता था, उसे भी घटाकर 2% कर दिया गया है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो नया फ्लैट 2% का रेट है ना, ये बहुत बड़ी राहत है। इससे होता ये है कि आपका जो पैसा शुरुआत में ही टैक्स के नाम पर ब्लॉक हो जाता था, वो अब आपके हाथ में रहेगा। मतलब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ टीसीएस ही नहीं, कुछ और भी फायदे दिए गए हैं। जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम से जो ब्याज मिलता है वो अब पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। एक और अच्छी बात यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने की जो डेडलाइन है उसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। इसके अलावा एक नई स्कीम फास्ट डीएस 2026 के तहत अगर किसी को अपनी विदेशी संपत्ति घोषित करनी है तो उसके लिए 6 महीने की विंडो दी गई है। और छोटे टैक्स पेयर्स के लिए भी टैक्स न कटवाने का दावा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। तो इन सब गिव्स का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, मिडिल क्लास परिवारों के हाथ में ज्यादा कैश रहेगा और टैक्स फाइलिंग और उससे जुड़ा जो स्ट्रेस होता है वो थोड़ा कम होगा। तो ये तो हो गए फायदे, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी वो टैक्स या छिपी हुई लागतें और नए बोझ जो हम पर डाले गए हैं। तो सबसे पहला झटका उन लोगों के लिए है जो शेयर बाजार में एक्टिवली ट्रेड करते हैं। उनके लिए अब बाजार में लेन देन का खर्चा बढ़ने वाला है। यहाँ देखिए, एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर जो एसटीटी पहले 0.02% था, उसे बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। और ऑप्शंस के प्रीमियम पर जो 0.1% था, वो अब 0.15% हो गया है। अब ये देखने में शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन जो लोग ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। शायद इस बजट का सबसे बड़ा टेक कोई सीधा टैक्स नहीं, बल्कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं फिस्कल ड्रैग। अब ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां महंगाई और सैलरी में बढ़ोतरी की वजह से लोग ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में तो आ जाते हैं, लेकिन उनकी असल खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर उतनी नहीं बढ़ती। इससे सरकार का टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ जाता है बिना टैक्स रेट बढ़ाए।
ये एक तरह का साइलेंट टैक्स है। और यही बात एक एक्सपर्ट हिमांग सिंगला ने एनडीटीवी को बहुत अच्छे से समझाई। उन्होंने कहा कि अगर कंपनियों पर नेट प्रॉफिट पर टैक्स लगता है, ना कि ग्रॉस टर्नओवर पर, तो यही लॉजिक व्यक्तियों पर भी लागू होना चाहिए। लेकिन जब सैलरीड इंडिविजुअल्स की बात आती है तो इस सिद्धांत को अचानक छोड़ दिया जाता है। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महंगाई के हिसाब से टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन को नहीं बढ़ाया गया है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि टैक्स स्लैब ना बढ़ाने का फैसला एक साइलेंट टैक्स की तरह काम करता है, जो समय के साथ हमारी टेक होम सैलरी को असलियत में कम कर देता है। मतलब इंक्रीमेंट का एक हिस्सा ज्यादा टैक्स में चला जाएगा। अच्छा, तो ये तो हो गई डायरेक्ट टैक्स की बात। लेकिन बजट का असर सिर्फ हमारी पेचेक तक ही सीमित नहीं है। इसमें कुछ बहुत बड़े लॉन्ग टर्म निवेशों की भी बात है, जिसे हम एक तरह का अप्रत्यक्ष लाभांश या इनडायरेक्ट डिविडेंड कह सकते हैं। सरकार ने इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट रखा है, 12.2 लाख करोड़ रुपए। अब ये पैसा जाएगा कहाँ? ये फंड करेगा 7 नए हाई स्पीड पैसेंजर रेल कॉरिडोर, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खास रेयर अर्थ कॉरिडोर, एक 10,000 करोड़ की बायोफार्मा शक्ति पहल, पूर्वोदय राज्यों में टूरिज्म का विकास और रिन्यूएबल एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा पुश। ये सब वो सेक्टर्स हैं जो भविष्य में ग्रोथ और जॉब्स पैदा करने की नींव रखेंगे। तो इन सनी गिव्स और टेक्स को तौलने के बाद बजट 2026 का फाइनल स्कोर कार्ड क्या कहता है? एक सैलरीड प्रोफेशनल के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? तो देखिए, ये एक फिस्कल कंसोलिडेशन का बजट है। मतलब सरकार का फोकस अभी तुरंत पॉपुलिस्ट टैक्स कट देने पर नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर है। संदेश साफ है, आज की छोटी राहतों से ज्यादा जरूरी है कल के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार करना। और आखिर में ये बजट हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। भारत के भविष्य के लिए सही संतुलन क्या है? आज की स्थिरता या कल की टैक्स कटौती? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।